Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series of mapping current affairs for upcoming UPSC and State Services Examination. जैसा आपको पता है हर साल यूपीएससी कोई ना कोई सवाल मैप बेस्ड डेफिनेटली पूछता है. फॉर एग्जांपल, ब्लैक सी इज सराउंडेड बाय, या ऐसा कोई भी सवाल जो आपका न्यूज में रहा है, जैसे टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है तो पूछ लिया जाएगा आपसे एनाटोलियन प्लेट्यू के बारे में, एनाटोलियन फॉल्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा. किसी भी क्वेश्चंस को आपको पूछा जा सकता है जो लगातार न्यूज में रहे हैं. तो इसीलिए जो मैप बेस्ड स्टडी हो जाती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है. सो इन दिस लेक्चर सीरीज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जितनी भी प्लेसेस हैं जो न्यूज में रही हैं उनको हम मैप के थ्रू यहाँ पर पढ़ेंगे. साथ ही यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे सो दैट यू विल बी हैविंग अ क्लियर आइडिया कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं. तो आगे बढ़ने के पहले सीरीज में हम देख लेते हैं यूपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर. बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन्स ऑफन मेंशन इन द न्यूज. एक तरफ आपको कंट्रीज दी हुई हैं, दूसरी तरफ आपके सामने कुछ प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं. फर्स्ट लाइक एनाटोलियन टर्की, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बोला था. दूसरा अमाहारा इथोपिया, काबो डिलागो स्पेन एंड कैटेलोनिया इन दी इटली. पूछ रहे हैं इनमें से कौन से जो पेयर हैं वो करेक्टली मैच है. अब देखिए, अगर आपको मैप के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, ना ही एलिमिनेशन की प्रोसेस से, ना ही आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं. तो चलिए इसको समझ लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए. जब हम एनाटोलियन की बात करते हैं तो ये टर्की के क्षेत्र में है, ठीक है. अमाहारा की बात करते हैं हम तो ये नदर्न यूरोपियन क्षेत्र, इथोपियन क्षेत्र का पार्ट बन जाता है. काबो डिलागो की बात करते हैं तो ये स्पेन का पार्ट नहीं है, ये आपको मोजाम्बिक का पार्ट देखने मिल जाता है. सो दिस इज रॉन्ग. देन कैटेलोनिया, तो ये हमें इटली का पार्ट नहीं देखने मिलता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन का पार्ट देखने के लिए मिलता है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 2 पेयर्स. इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है, एक तरफ आपको रिवर्स दी हुई है, दूसरी तरफ पूछा जा रहा है ये कहां पर जाके फॉल इन करती हैं. जैसे मकोंग रिवर बोल रहे हैं, अंडमान सी. नेक्स्ट है थेम्स आयरिश सी, वोल्गा कैस्पियन सी, जाम्बेजी इंडियन ओशन. तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा. अब ये आंसर आप कैसे दे सकते हो, क्योंकि जिसने भी मैप के बेस्ड पर स्टडी की है उसे पता होगा कैस्पियन सी के आसपास वोल्गा रिवर्स मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होकर आगे बढ़ती है. इसी तरह अगर हम मकोंग की बात करें तो अंडमान सी से उसका कोई भी लेना देना यहां पर नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं विच ऑफ द पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड. एड्रियाटिक सी, अल्बानिया, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया. इसमें से सही ऑप्शन हमें चूज करना है. अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको मैप याद है पूरा का पूरा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो सीज हैं ये एक दूसरे से आप ध्यान से देखेंगे तो किसी ना किसी स्ट्रेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, जो कि हम मैप बेस्ड स्टडी करते टाइम डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन में देखेंगे. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रियाटिक सी, अल्बानिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान एंड द मेडिटेरियन सी मोरक्को. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की साइड जाते हैं, जो कि बात कर रहा है मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर. देखिए यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि बॉर्डर किससे बना के चलती है, तब हमें नहीं पता होता है कि किससे बॉर्डर बनाया हुआ है. क्यों, क्योंकि हमें मैप याद नहीं है. आप सारी की सारी कंट्रीज को यहाँ पे नहीं रट सकते, इसीलिए आपको मैप हमेशा याद होना चाहिए. सो करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर चूज करना है, मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, लेबनान एंड सीरिया. और अभी टर्की और सीरिया के अर्थक्वेक के बाद इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे. चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज सेइंग अगेन सी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया टर्की के ऊपर ही. टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी इज द करेक्ट आंसर. अब इंपॉर्टेंस कैसी हो जाती है इन क्वेश्चन की कि आपको अगर मैप अच्छे से पता है तो आप इनके जवाब दे सकते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे स्थान है जो न्यूज का विषय रहे हैं.
तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने या सबसे पहला जो मैप आप यहां पर देख रहे हैं, इसे बोला जाता है साहेल रीजन, जो कि अफ्रीका का पार्ट है। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम साहेल क्षेत्र की बात करते हैं तो रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रहा था, जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे इमानुएल मैक्रन, इन्होंने अनाउंस किया कि ये जो ऑनगोइंग ऑपरेशन बारखान है, हम इसको यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। ऑपरेशन बारखान के बारे में हम बात करेंगे। 2013 में स्टार्ट हुआ था, एक तरीके का इंसर्जेंसी था इस्लामिक स्टेट से फाइट करने के लिए। लेकिन सवाल आ जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि साहेल रीजन कहां पर सिचुएटेड है। तो पहली चीज देखिए, ये एक इको क्लाइमेटिक और बायोजियोग्राफिकल जोन है जो कि ट्रांजिशन क्रिएट करता है किस किस के बीच में, सहारा डिजर्ट जो नॉर्थ में आपको दिखाई देगा एंड द सुडानियन सवाना टू द साउथ। लेट मी ऑल्सो राइट इट हियर। और यहां पर आपको सुडानियन सवाना देखने मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब हमें ये पता चल गया ठीक है साहेल रीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अफ्रीका का पार्ट है, किन के बीच में आ जाता है, वो कंट्रीज जो सहारा के और सुडानियन सवाना के बीच में सिचुएटेड है, इन्हें ही हम साहेल रीजन के नाम से जानते हैं। तो कितनी कंट्रीज इसका पार्ट बनेंगी, देखिए 12 अफ्रीकन कंट्रीज का पार्ट है। कौन कौन सी, क्रोनोलॉजी वाइज आपको पता होना चाहिए। हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे। सबसे पहले हमें दिखाई देगा सेनेगल, देन मॉरिटानिया, फिर माली आपको दिखाई दे जाएगा, बुर्किना फासो यहाँ पर दिखाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बुर्किना फासो को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नाइजर दिखाई दे जाएगा, नाइजीरिया दिखाई दे जाएगा, चैड दिखाई दे जाएगा, सूडान, और यहीं पर आपको साउथ सूडान भी इसका पार्ट दिखाई देगा। साउथ सूडान के बाद आप देखेंगे तो आपको एरिट्रिया, जो कि एक लौती लोकेशन यहां पर बची हुई है, ये भी इन 12 कंट्रीज का पार्ट दिखाई दे जाएगी। सो ये स्ट्रेच कहां से कहां कर रहा है, साउथ सेंट्रल लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द रेड सी। अगेन एक और सवाल पूछा जा सकता है कि साहेल रीजन किन दो क्षेत्रों के बीच में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से दो एरिया आ जाते हैं, दे आर दी अटलांटिक ओशन एंड दी रेड सी। तो अटलांटिक और रेड सी के बीच में ये सिचुएटेड है। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज ऑपरेशन बारखान। ऑपरेशन बारखान की हम बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया था फ्रांस ने इसको स्टार्ट किया था एज ए मिलिट्री ऑपरेशन साहिल रीजन में 2013 में। इनिशियली अगर हम इसकी बात करें तो इसे ऑपरेशन सैरवाल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका काम था जो टारगेटेड इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनका अलकायदा से संबंधित है उनको यहां पर काउंटर करना। ठीक है, जिन्होंने माली पर यहां पर कंट्रोल किया है इनको यहां पर काउंटर करना। हालांकि 2014 के बाद इसका मिशन थोड़ा सा स्केल अप हो जाएगा और इसका नाम रीनेम कर दिया जाएगा विद द ऑपरेशन बारखान, और जिसका एम हो जाएगा टेररिज्म को काउंटर करना। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। वापस से रिपीट कर रही हूं, साहेल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अफ्रीका का पार्ट है, उस रीजन की बात की जा रही है जो सहारा और सुडानियन सवाना के बीच में सिचुएटेड है। पहली चीज, कितनी कंट्रीज का पार्ट बन जाती हैं, 12 कंट्रीज का पार्ट बन जाती हैं। वेस्ट टू ईस्ट में अगर हम आएंगे, लाइक ये कंट्रीज आपके सामने किन वाटर बॉडीज के बीच में ये बना है, तो अटलांटिक ओशन एंड द रेड सी के बीच में इसकी सिचुएशन है। ऑलराइट, ऑपरेशन बारखान की बात करें कि संबंध किस क्षेत्र से है, अगेन साहिल रीजन से इसका संबंध है ना। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपको याद रहने चाहिए। चलिए मूविंग नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट मच्छू रिवर। आपको अभी याद होगा कि गुजरात में एक ब्रिज बना हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश टाइम पीरियड का एक ब्रिज है जिसे हम मोरबी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। मोरबी एक क्षेत्र है, एक टाउन है जो कि कहां पर सिचुएटेड है, गुजरात में। यहां पर ब्रिटिश टाइम पीरियड का एक पुल बना हुआ था, एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ था। न्यूज में क्यों था भाई, जैसे ब्रिटिश टाइम पीरियड का ये था, 18th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, तब तक बढ़िया चल रहा था, 18th 19th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ। जैसे ही इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया ये कोलैप्स कर गया, और जिसकी वजह से 135 लोगों से या उससे भी ज्यादा लोगों की यहां पर उनको नुकसान पहुंचा था। सिचुएटेड कहां है, मच्छू रिवर पर सिचुएटेड है, प्लेसेस इन न्यूज का पार्ट बन जाता है, दैट इज व्हाई वी आर अगेन डिस्कसिंग इट।
ओके, अभी तक आप समझ गए हम क्यों बात कर रहे हैं। किसी भी जितने भी टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज में रहे हैं। चलिए, इसकी बात करें अगर हम, तो मोरबी डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। मोरबी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। एक सस्पेंशन ब्रिज है, इसी को झूलता पुल या फिर जुलटा पुल के नाम से भी इसी ब्रिज को जाना जाता है। इसे बनवाने वाले एक प्रिंसली स्टेट, जो मोरबी की प्रिंसली स्टेट थी, वहां के सर वागजी ठाकुर ने इसको बनवाया था। किस सेंचुरी में बनवाया था? 1877 में। किन जगहों को कनेक्ट करने के लिए? दरबारगढ़ पैलेस से नजरबाग पैलेस को कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज का यहां पर निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? सर वागजी ठाकुर के द्वारा 1877 में, गुजरात में। कहां पर? मोरबी टाउन में। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, अब बात कर लेंगे मच्छू रिवर के बारे में, क्योंकि मोरबी टाउन के अलावा वो भी न्यूज का विषय है। तो मच्छू रिवर की अगर हम बात करें तो पहली चीज इंपॉर्टेंट जो है वो इसका ओरिजिनेशन आप याद रखेंगे। जो इसका ओरिजिनेशन है वो हमें देखने मिल जाएगा माडला हिल्स से। ठीक है, चलिए, माडला हिल्स में इसकी लोकेशन यहाँ पर सिचुएटेड है। कहां पर? ये देखने मिलेगी आपको सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। और लगभग ये 141.75 किलोमीटर का ट्रैवल करते हुए आगे जाके रन ऑफ कच्छ में डाउन स्ट्रीम हो जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो बेटी, असोई, जाम्बुरी, बेनिया, मछोरी, माहा इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी कही जाती है। मोरबी, जैसा मैंने आपको बताया, गुजरात का एक फेमस टाउन है जो खासकर जाना जाता है अपनी सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए। सवाल कहीं से भी बन सकता है, आई हैव टोल्ड यू, कुछ भी क्वेश्चन बना जा सकता है। आपसे मोरबी के बारे में पूछ लिया जाएगा तो हमें 360 डिग्री अप्रोच लेके यहाँ पर पढ़ाई करनी है। चलिए, सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट को यूजुअली अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो 70% सेरेमिक प्रोड्यूस है वो केवल और केवल आपको मोरबी से ही देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बनी हुई हैं। अब अगर हमने ये बात कर लिया कि यहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज था, तो दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर है ये भी आप याद रखिएगा, दैट इज आकाशी काइको ब्रिज, जापान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगेन इंडिया की एक प्लेस है जो कि यहां पर न्यूज में है। कौन सी प्लेस? जी, पूगा वैली। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आप मैप ऑलरेडी देख रहे हैं, हम पूगा वैली के बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। उसके पहले जितने भी रेड मार्क्ड आपको ये एरियाज दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे मेजर जियोथर्मल पॉइंट्स हैं। लाइक पूगा, मणिकर्णा, सोहना। याद रखिए, सोहना ये वही जगह है जहां पे सोहना फॉल्ट, दिल्ली का जो अर्थक्वेक आया था ना, उसमें एक ये सोहना फॉल्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहीं पर यही सोहना आपसे पूछा जा सकता है। जियोथर्मल प्लांट यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा आपको ताता पानी, ठीक है, यहाँ सूरज कुंड आपको देखने मिल जाएगा। उसके अलावा राजपुर, गणेशपुर, धोलेरा, तो ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, इंपॉर्टेंट जियोथर्मल प्लांट्स। चलिए, पूगा वैली की बात करते हैं। रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक तरीके की एडवाइजरी रिलीज करी थी जिसकी वजह से पूगा वैली न्यूज में थी। चलिए, पूगा वैली की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये जियोथर्मल है। इसी को हम इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट और वर्ल्ड का हाईएस्ट, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जियोथर्मल प्रोजेक्ट बोला जाता है। इसको लीड करने वाली है यहाँ पर जो एनर्जी बॉडी के रूप में जो काम कर रही है, विच इज दी ONGC। ठीक है, एक एनर्जी सेंटर के रूप में यहाँ पर काम कर रही है जिसने जियोथर्मल प्रोजेक्ट को यहाँ पर एस्टेब्लिश करा हुआ है। पूगा वैली की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो ये लद्दाख में सिचुएटेड है। ठीक है, जांगदांग वैली में ये सिचुएटेड है। और साउथ ईस्टर्न पार्ट जो आपको लद्दाख का दिखाई देगा, वहां पर पूगा वैली का लोकेशन है। ठीक है, लगभग सॉल्ट लेक वैली से 22 किलोमीटर दूर। आगे आने वाले लेक्चर में हम डेफिनेटली सॉल्ट लेक वैली को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूगा की लोकेशन आपको क्लियर हो गई कहां पर है। पूगा वैली चांगतांग वैली में सिचुएटेड है, लद्दाख में, लगभग 22 किलोमीटर सॉल्ट लेक वैली से। ये वही क्षेत्र है जिसे नेचुरल ब्यूटी के लिए भी आप देखते हो, जियोथर्मल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर
यूजुअली हॉट सल्फर और सल्फर की वजह से बड़ा कलरफुल वाटर यहाँ पर देखने मिलता है। और आपको पता है जहां पर भी जियोथर्मल पानी या जमीन के अंदर से जो पानी यहाँ पर देखने मिलता है उसमें बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो यूजुअली लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। चलिए जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो जियोथर्मल जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड जियो से निकला है, मतलब अर्थ, और थर्म का मतलब हीट, मतलब अर्थ की इंटरनल हीट की वजह से जो ऊपर पानी है, जो रिजर्वायर है, जो गर्म हो जाता है, उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। सो इट इज बेसिकली रेफरिंग ऐसी हीट जो कि स्टोर है अर्थ के सरफेस में, ठीक है, और जिसे सरफेस पे लाया जा रहा है बाय द वाटर और द स्टीम, है ना। तो जो भी ऊपर बॉडी है, अर्थ के अंदर एक हीट है, उसकी वजह से जो ऊपर वाटर बॉडी है वो यहाँ पर गर्म हो जाएगी, इसी को ही हम जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसका डायरेक्टली यूज भी हो सकता है और इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी में। आप कभी मणिकर्णिका या कहीं पे घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे बड़े बड़े पॉन्ड्स बने हुए हैं जहां पे लोग यूजुअली क्या करते हैं, खाना भी पकाते हैं, उसी गर्म पानी का यूज अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में भी करते हैं। यही जियोथर्मल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ये क्लीन है, कार्बन फ्री होती है, कंटिन्यूअस है, अनइंटरप्टेड है। क्यों? नेचर फ्रेंडली है, क्योंकि नेचर के द्वारा ही ये हमें आसानी से मिल रही है। इस थर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें रॉक फ्लूइड्स आपको जो अर्थ के नीचे पाए जाते हैं वो मिलेंगे, बहुत सारे स्लो डिके ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की वजह से भी हमें देखने मिलता है। इसमें सल्फर्स और बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस हमें देखने के लिए मिल जाती है। सो दिस इज द डायग्राम जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं अपने रिविजन्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बुर्किना फासो, फिर से मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में जब हम साहेल रीजन को पढ़ रहे थे कि बुर्किना फासो इंपॉर्टेंट है। ये है बुर्किना फासो का रीजन। कहां पर, एक चीज याद रखेंगे, मैप बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं तो मैप को भी समझते चलते हैं। देखिए एक डेजर्ट यहां पर बना है जिसका नाम है गोरोम डेजर्ट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहीं पे आपको नाइजर रिवर दिखाई देगी, ठीक है। यहीं पर देखिए आपको लेक वोल्टा दिखाई देगी, अभी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे आराम से। क्लियर? तो ये सिचुएशन है बुर्किना फासो की। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कहां पर? वेस्टर्न अफ्रीका में एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनी हुई है बुर्किना फासो। इसके बॉर्डर्स एरिया की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये किससे घिरा हुआ है? नाइजर से, इसीलिए देखिए यहाँ पे नाइजर रिवर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। साउथ रीजन की अगर आप बात करोगे तो ये आपको बेनिन यहाँ पे देखने मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे टोगो आपको देखने मिल जाएगा, देन घाना आपको यहां पर देखने मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम यहां पर आ जाएं तो घाना के बाद अगर आप देखेंगे तो आइवरी कोस्ट आपको यहां देखने के लिए मिल जाएगा, और ये आपको देखने मिल रहा है माली, ठीक है। तो इतनी जगह से बुर्किना फासो घिरा हुआ है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन सा डेजर्ट यहाँ पे है? गोरोम डेजर्ट इसके पास में है, मैप बेस्ड है, बहुत अच्छे से देख लीजिए, मैप को क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल पिक्चर क्लिक कर लीजिए अपने दिमाग में बुर्किना फासो की। चलिए, इसी को पहले अपर वोल्टा के नाम से भी जाना जाता था। ये प्रीवियसली एक फ्रेंच कॉलोनी थी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना साहेल रीजन, बारखान के बारे में हमने बात किया था, ऑपरेशन के बारे में। तो पहले ये फ्रेंच की कॉलोनी रही थी, और यूजुअली जो इसका पुराना नाम था इसको अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था। क्यों? देखिए ये लेक वोल्टा है, ये यहीं पर ब्लैक वोल्टा के नाम से जानी जाती है, इसकी एक ब्रांच रेड वोल्टा के नाम से जानी जाती है। फिर वहीं आप देखेंगे तो आगे इसकी एक ब्रांच व्हाइट वोल्टा के नाम से जानी जाती है। तो आप ये सब याद रखिए, हम इसी मेजर लेक वोल्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्योंकि अपर बैंक्स में सिचुएटेड है इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता था? अपर वोल्टन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसका नाम है, देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ले लीजिए। जो इसका नाम है इसका मतलब होता है लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन। इस नाम को पिक किया था एक रिवॉल्यूशनरी थे, मिलिट्री ऑफिसर थे जिनका नाम था थॉमस संगारा, जिन्होंने यहाँ पर पावर के लिए स्ट्रगल किया 1983 में, बट ही वाज अल्टीमेटली किल्ड इन 1987। और उन्हीं ने इसका नाम यहाँ पर ये बुर्किना फासो हमें दिया था, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन। आगे अगर हम बात करें, क्योंकि हम अफ्रीकन रीजन्स की बात कर रहे हैं तो हम इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या है इकोवॉस? इकोवॉस की अगर हम बात करें तो ये एक रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है। कितनी कंट्री का? पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए।
विच इज द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। मतलब वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए एक कोई ग्रुप बनाया गया है। कितने कंट्रीज का ये ग्रुप हमें देखने मिलेगा? तो ये देखिए, एक रीजनल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है फॉर 15 कंट्रीज, जो कहां पर लोकेटेड है? जैसा हमें पता है वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन में जो लोकेटेड है। 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था लागोस में, इसीलिए आप ट्रीटी ऑफ लागोस भी याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो मेजर गोल था वो एक कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंट गोल लेना था, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात करना था, जो ट्रेडिंग यूनियन है उनको एस्टैब्लिश करना था। किस क्षेत्र की? वेस्टर्न अफ्रीकन क्षेत्र की बात यहां पर की जा रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न अफ्रीकन क्षेत्र है, यहाँ पर जो इंसर्जेंसी मिलिट्री कूप्स हमें देखने मिलते हैं, उनके बीच में भी ये क्या करेगा? एक तरीके से पीस कीपिंग फोर्स के रूप में यहाँ पर ये काम करेगा। एक तरीके से इसे पिलर माना जाता है ऑफ द रीजनल ब्लॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट वाइड अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, अब मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हो जाएंगी? तो देखिए, इंपॉर्टेंट है बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्दे, कोट द आइवरी, गैम्बिया, घना, गुएना बिसिस, लाइबेरिया आपको देखने मिल जाएगा, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सीरिया, लियोन, सेनेगल और टोगो। ये सारी कंट्रीज आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगी, जो हमने बुर्किना फासो के टाइम पर भी देखा था और साहिल रीजन के टाइम पर भी हमने यहां पर डिस्कस किया था। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज लेक ह्यूरॉन। ये भाई न्यूज में है, कारण समझते हैं अभी इसका न्यूज में रहने का क्या था। ये आपको यहां पर दिखाई दे रही है, दिस इज द लेक ह्यूरॉन। अब देखिए, ये जो आपको रिवर्स दिखाई दे रही है सारी की सारी, साइंटिस्ट अभी यूजुअली क्या हुआ है, एक बिल्डिंग सेंसर नेटवर्क यहां पर डेवलप कर रहे हैं, जो डिटेक्ट करेगा वाटर केमिस्ट्री किसकी? लेक ह्यूरॉन की, जो कि 5 ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका की, उनका पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन, 5 ग्रेट लेक्स या ग्रेट लेक्स में कितनी लेक्स आती हैं? तो ग्रेट लेक्स में ये 5 लेक आपको देखने मिल जाएगी। कौन कौन सी? देखिए, लेक सुपीरियर, देन लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, ये कई बार एक ही मानी जाती हैं दोनों लेक्स। ठीक है, लेक मिशिगन, लेक ऑन्टोरियो, देन लेक एरी। पहली चीज यहां पर क्लियर हो गया आपको। कितनी? ये किसका पार्ट है? ग्रेट लेक्स का ये पार्ट यहां पर बनाती है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ऑन्टोरियो। अब हुआ क्या है, देखिए, पहली बार एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की बात की जा रही है जो मेजर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को और पीएच लेवल को। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, वाटर का पीएच कितना होना चाहिए। ठीक है, जो आप ड्रिंकिंग वाटर आप यूज करते हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, बात क्या हो रही है, जब आप ग्रेट लेक्स की बात करते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो लेक्स हैं, यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो यहां पर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो दुनिया भर के ओशन है उनके अंदर जो एसिडिफिकेशन है वो बढ़ रहा है। मतलब ये जो लेक्स है ये एसिडिक यहां पर हो रही हैं। तो सबसे पहले लेक्स एसिडिफिकेशन क्या होता है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, यूजुअली क्या होता है हमें पता है, जो नेचर है या जो हमारी वाटर बॉडीज है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। कुछ नेचुरल एलिमेंट्स है जैसे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, विच इज कंसीडर गुड। बट इसी एब्जॉर्बेशन की वजह से ऐसा नोटिस किया गया है कि जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो यहां पर बढ़ रहा है, विच मींस जो एसिडिटी है वाटर की वो भी यहां पर इंक्रीज होती जा रही है। सो रिजल्टेड इनटू व्हाट? जो रैपिड एब्जॉर्बेशन है इसी को हम क्या बोल देते हैं? एसिडिफिकेशन। रिजल्ट क्या होगा भाई? अगर वाटर बॉडी एसिडिफाइड हो जाएगी, उसका पीएच लेवल गड़बड़ा जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाएगी, इकोलॉजिकल चैलेंजेस आपको देखने मिलेंगे, जो उसमें ऑर्गेनिज्म उसमें सरवाइव कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय होता हुआ यहां पर देखा जा सकता है। ठीक है, अब पहले तो मैंने आपको बता दिया ग्रेट लेक्स कौन सी हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रेट लेक क्या है? सीरीज ऑफ लार्ज इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स। तो दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, ये कैसी लेक्स हैं? फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। कितनी लेक्स हैं? ये 5 लेक हैं। कहां पर बनी हुई है? इन दी
मिड ईस्ट रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, किसको कनेक्ट कर रही हैं? ये कनेक्ट कर रही हैं अटलांटिक ओशन वाया सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, अटलांटिक ओशन को कवर करेंगी वाया सेंट लॉरेंस रिवर। कहां पर बनी हुई है ये? नॉर्थ अमेरिका में आपको दिखाई दे जाएंगी। 5 लेक्स हैं जैसा कि हमने बात करी, कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ऑन्टोरियो। ठीक है, कहां पर ये देखने मिलेंगे आपको? यूजुअली कनाडा और यूएस की बॉर्डर के पास देखने मिलेंगी। वहीं हमने बोला कि जो हाइड्रोलॉजिकली, जैसा मैंने आपको बताया था, जो मिशिगन और ह्यूरॉन है उनको एक सिंगल बॉडी के रूप में माना जाता है, और माना जाता है जहां से ये जुड़ रही हैं उसे बोला जाता है, जो स्ट्रेट है, दैट इज मैकिनेक। ये जो क्षेत्र है, इसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ मैकिनेक, याद रखिएगा। ठीक है, लेक मिशिगन और लेक ह्यूरॉन को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ मैकिनेक। चलिए, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो देखिए, लेक ह्यूरॉन जो है वो आपको वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, किसके बाद? आफ्टर लेक सुपीरियर एंड दी लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया फर्स्ट, लेक सुपीरियर सेकंड, एंड दी 3rd लार्जेस्ट इज दी लेक ह्यूरॉन। क्लियर हो गया आपको? कितने सवाल बन सकते हैं यहां से? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है सारी चीजें। 5 लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स का पार्ट बन जाती है। कहां पर सिचुएटेड है? नॉर्थ अमेरिका। यूजुअली हमें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की बॉर्डर पे ये देखने मिल जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो ये किसको किससे कनेक्ट कर रही हैं? ये कनेक्ट कर रही है नॉर्थ अमेरिका को अटलांटिक ओशन से वाया लॉरेंस रिवर। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा हमने देखा मिशिगन और ह्यूरॉन के बीच में एक स्ट्रेट बनता है जो इनको कनेक्ट करता है, इसका क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ मैकिनेक। क्लियर? चलिए आगे आ जाते हैं। सार्क। सार्क रीजन बहुत न्यूज में रहते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सार्क में सबसे पहले देखिए कितनी कंट्री आपको देखने मिल रही है, इनका फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन। ध्यान से समझिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब हम साउथ एशियन रीजन्स की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड मैप के थ्रू देख लेते हैं इंडिया के आसपास कितनी कंट्रीज इसका पार्ट देखने मिल जाएंगी हमें? 8 कंट्री। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान पाकिस्तान के अलावा आप देखिए और कौन सी कंट्री आपको देखने मिलेगी यहां पर? नेपाल। यही वो जगह है जहां पर सार्क का हेडक्वार्टर बना हुआ है। देन इंडिया का एक और नेबर भूटान, देन यू विल सी बांग्लादेश हियर। ठीक है, और बांग्लादेश में ही ढाका में ये एसोसिएशन फाउंड किया गया था ऑन December 8, 1985। ठीक है, और उसके अलावा आपको दिख जाएगा श्रीलंका। सो कौन कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। इंडिया बाय डिफॉल्ट इसका पार्ट है ही। मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, कहां पर क्या हुआ है? नेपाल में इसका आप देखेंगे, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने मिल जाएगा। ढाका में बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कोऑपरेशन की बात की जा रही है, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, मेट्रोलॉजी और साइंस को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और पॉपुलेशन हेल्थ रिलेटेड जितने भी मेजर्स हैं उनके डेवलपमेंट की भी बारी यहां पर की जा रही है। चलिए आगे बात करें, सार्क के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यूज में रहता है, सार्क की मीटिंग भी हुई है, इसीलिए इसको हमें पढ़ना जरूरी है। बेसिकली जब हम सार्क की बात करते हैं तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि रीजनल ग्रोथ और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रही है अमंग 8 कंट्रीज। जियाउर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे 1985 में इस कॉन्सेप्ट के साथ आए, इसीलिए हमने देखा कि ढाका में 8 दिसंबर 1985 को ढाका डिक्लेरेशन के साथ सार्क यहां पर फोर्स में आया था। ठीक है, बेसिकली ये जो सार्क का कॉन्सेप्ट था ये पंचशील के सिद्धांतों पर था, जहां पे म्यूचुअल कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट ऑफ द अदर कंट्री सॉवरेनिटी की भी बात यहां पर
की जा रही थी। ठीक है, 1985 की हमने बात करी, आपने कंट्रीज को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर ली है, किसका ब्रेन चाइल्ड है वो भी बात कर ली है, और जो चार्टर है वो कहाँ पर साइन हुआ था, ढाका में साइन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने मिलेगा हमें इसका, काठमांडू में। चलिए आगे आ जाते हैं, अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। सार्क से बहुत सारे सवाल आते हैं, स्टेट सर्विसेज में तो आपको सवाल देखने मिल ही सकता है यहां से। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो देखिए 2007 में अफगानिस्तान को यहां पर एडमिट किया गया था। यूजुअली जो सार्क की जो समिट्स होती हैं वो हेल्ड होती हैं बाइनली, इनको होस्ट करती हैं इनकी जो मेंबर कंट्रीज होती है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि मेंबर कंट्रीज कौन सी है, तो देखिए मेंबर कंट्रीज के अलावा इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं। तो मेंबर कंट्रीज एग्जामिनर को पता है, आप बता देंगे कि 8 कंट्रीज हैं। लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है, अफगानिस्तान। कब ऐड हुई है, 2007 में। 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज को भी यहां पर रखा हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका। तो दीज आर होम, ये आपकी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। कितनी, 9 इन नंबर। मेंबर कंट्रीज कितनी हैं आपकी, दीज आर 8 इन नंबर। चलिए आगे अगर हम बात करें कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट की बात करें, ट्रेड और फाइनेंस की बात करें, सोशल अफेयर्स की बात करें, ये सारे क्षेत्र आपको कहां पर दिखाई देंगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन का पार्ट दिखाई देंगे। सार्क का जो सेक्रेटरीएट है वो कहां पर स्टैब्लिश है, काठमांडू में। आगे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट, आपके सामने एक मैप है जो कि दिखा रहा है पर्शियन गल्फ के बारे में और कतर के बारे में। आपको सबसे पहले लोकेशन पता होनी चाहिए कतर की। ठीक है, चलिए मैप को बहुत ध्यान से देखिए, ये बना हुआ है कतर। ठीक है, कतर क्यों बार बार न्यूज में आएगा, कतर पहले तो न्यूज में आ जाएगा क्यों, यहां पर हुआ है फीफा। ठीक है, इसीलिए भी हमें पता होना चाहिए, और कतर लगातार न्यूज में बना भी रहता है किसी ना किसी वजह से। तो कतर यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। अब कतर के आसपास की कंट्रीज देखिए कौन कौन सी आपको दिखाई दे रही हैं, और इसके पास आपको 3 चीजें दिखाई देंगी, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान। हम ये सारी रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका संबंध ना केवल कतर से है बल्कि हमें ईरान, इराक, सीरिया की कंडीशंस में भी इनको यहाँ पर समझना होगा। क्लियर, यहाँ पर आपको बंदर अब्बास पोर्ट दिखाई, ये बंदर अब्बास दिखाई देगा, जो भी न्यूज में था इसको भी अभी हम आगे आने वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो आपको इसकी लोकेशन यहाँ पर क्लियर हो गई है। चलिए बात कर लेते हैं दोहा के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान की जो पीस ट्रीटी हुई थी वो यहां पर हुई थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फीफा यहां पर कराया गया था कब, 2022 में आपने देखा था कतर ने यहां पर फीफा कराया था, जहां पर क्या हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था फीफा को, किसको हराकर, फ्रांस को हराकर। फीफा का फुल फॉर्म क्या है जी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये इसका आप देखेंगे तो मैस्कॉट था। इस मैस्कॉट का नाम क्या है, ला अबीब। ठीक है, ये एक ऑफिशियल मैस्कॉट था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। ठीक है, अरेबिक में अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी बॉर्डर की बात करें तो ये किस किस से शेयर कर रहा है, सऊदी अरेबिया, बहरीन एंड यूएई आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कतर किस किस के साथ यहां पर लोकेशन अपनी शेयर कर रहा है, देखिए बहरीन आपको यहां पर देखने मिल रहा है, देन सऊदी आपको यहां पर दिख रहा है, और यूएई के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। चलिए कौन कौन सी वाटर बॉडीज इसके पास हैं, तो सबसे बड़ी वाटर बॉडी है यहां पर पर्शियन गल्फ। हाँ, एक और चीज आप याद रखिए कि कतर डेजिग्नेट किया गया है MNNA, जिसे हम मेजर नॉन नाटो अलाय भी बोलते हैं, उसका ये पार्ट है। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, यूएसए इसको साइन करवाता है, यूएसए के हिसाब से जो कतर है वो MNNA का पार्ट है, उसको डेजिग्नेट किया गया है, लेकिन इंडिया को इस तरीके का कोई भी डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है। चलिए अब अगर हम बात करें तो हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए। जब हमने कतर को देखा, अब आपको वर्ल्ड मैप से हम देखिए छोटे छोटे मैप्स पे आ जाते हैं वापस। अब देखिए इतना बड़ा वर्ल्ड मैप आप देख रहे थे, हम सिर्फ इतना सा सेक्शन उठा के जाने वाले हैं आगे। यहां पर एक कैनल डेवलप की जा रही है,
ठीक है, जिसका नाम है साल्वा कैनल। ठीक है, ये एक प्रपोज्ड शिपिंग रूट है जहां पर टूरिज्म प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए सऊदी अरेबिया और कतर के बॉर्डर के बीच में से बनाया जा रहा है। पहली चीज, ये न्यूज का पार्ट थी, याद रखिएगा। सो साल्वा कैनल कहां पर है? सऊदी और कतर के बॉर्डर पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। आगे आ जाते हैं पर्शियन गल्फ। देखिए, पर्शियन गल्फ वर्ल्ड मैप पे आपको दिखाई दे रही है, कहां कहां पर है। पर्शियन गल्फ के आपको चारों तरफ कंट्रीज देखिए ध्यान से। ठीक है, एक बार आपको ये क्लियर हो गया। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जो जगह जोड़ रही है वो है स्ट्रेट ऑफ होमरूज। तो स्ट्रेट ऑफ होमरूज किस किस को जोड़ रहा है? देखिए वापस, पर्शियन गल्फ को किसके साथ? गल्फ ऑफ ओमान के साथ इसे ये ज्वाइन कर रहा है। चलिए कंट्रीज की बात कर ले, तो अगर हम पर्शियन गल्फ की देखें तो क्लॉकवाइज फॉर्म में जाएंगे। ईरान, देन आपको देखने मिल जाएगा ओमान, फिर आपको देखने मिल जाएगा यूएई, देन सऊदी, देन यू विल सी द कतर, देन आपको देखने मिल जाएगा बहरीन एंड कुवैत एंड इराक। ठीक है, ये सारी कंट्रीज आपको यहां पर देखने मिल जाएंगी। वापस देख लीजिए, यूएई, सऊदी, बहरीन, कतर, इराक आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी कंट्रीज किसका पार्ट बन रही हैं? वापस से रिपीट करते हैं, ईरान, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत एंड इराक, ये सारी इसके आसपास का क्षेत्र बनाती हैं। ईरान में ही इसी को अरवांद रूद के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। पर्शियन गल्फ को ईरान में, ठीक है, ईरान में पर्शियन गल्फ को किस नाम से जाना जाता है? अरवांद रूद के नाम से ईरान में इसे जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो पर्शियन गल्फ की जो कंट्रीज हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देखिए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे आप देखेंगे ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, ठीक है, एंड सऊदी। मैप पे भी देख लेते हैं। ईरान, इराक, सऊदी एंड यूएई, ये मेजर आप देखेंगे ओपेक कंट्रीज हैं। ठीक है, ये सारी की सारी ओपेक कंट्री आपको दिखाई देंगी, जिन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। वहीं यूएई, बहरीन, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, ठीक है, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट है। कौन कौन सी? यूएई, बहरीन, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत। देख लीजिए वापस, ये किसका पार्ट बन जाती है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। जैसा मैंने आपको बताया स्ट्रेट ऑफ होमरूज, ये स्ट्रेट ऑफ होमरूज है, ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है? एक तरीके की वाटर बॉडी है जो किसको सेपरेट करता हुआ दिखाई देगा हमें? ईरान को ओमान से अलग कर रहा है। ध्यान से देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ज्वाइन कर रहा है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को, लेकिन ये ईरान को ओमान से अलग करने का काम भी कौन कर रहा है? आपका स्ट्रेट ऑफ होमरूज यहां पर काम कर रहा है। ध्यान से समझिएगा। क्लियर? चलिए अब गल्फ ऑफ ओमान के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने पर्शियन गल्फ को देख लिया, हमने स्ट्रेट ऑफ होमरूज को यहां पर देख लिया। स्ट्रेट ऑफ होमरूज क्या कर रहा है? ईरान को किससे अलग करने का काम कर रहा है? ओमान से अलग करने का काम कर रहा है। वहीं लिंक कर रहा है पर्शियन गल्फ को किसके साथ जोड़ रहा है? गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के साथ जोड़ने का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट हमें देखना है गल्फ ऑफ ओमान की, हम बात कर लेते हैं। सो गल्फ ऑफ ओमान आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है? इसी को गल्फ ऑफ मकरान के नाम से भी जानते हैं। ये कनेक्ट करेगा अरेबियन सी को स्ट्रेट ऑफ होमरूज के साथ। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान क्या कर रहा है? अरेबियन सी को, देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ होमरूज के साथ यहां पर ये कनेक्ट कर रहा है, जो कि आगे जाके किससे? पर्शियन गल्फ में ट्रेवल करती हुई आपको नजर आ जाएगी। क्लियर? वापस से रिपीट कर रही हूं, समझ लीजिए। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान
को जोड़ने वाला जो काम है वो कौन कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान को अलग कर रहा है। गल्फ ऑफ ओमान की जब हम बात करते हैं, इसी को हम मकरान गल्फ के नाम से भी जानते हैं, ये कनेक्ट करेगा अरेबियन सी को, जो कि यहां पर है, अरेबियन सी को स्ट्रेट ऑफ होमरूस के साथ ये कनेक्ट करेगा, जो कि आगे जाके पर्शियन गल्फ में निकल जाएगी। ये बॉर्डर किसको करता है? देखिए, मकरान कोस्ट की जब हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहला नाम याद आ जाना चाहिए ईरान। तो ये ईरान और पाकिस्तान इसके नॉर्थ में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओमान आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहां पर? इसके साउथ में। यहां पर कौन सी कंट्री देखने मिल जाएंगी? ईरान प्लस पाकिस्तान आपको यहां पर देखने मिल जाएगा। साउथ में आपको ओमान देखने मिल जाएगा, और बाद में अगर आप देखेंगे तो यूएई इसके आपको वेस्टर्न क्षेत्र पे यहां पर यूएई दिखाई दे जाएगा। तो कितनी कंट्रीज हैं? ओमान इन दी साउथ, वेस्ट में यूएई, नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में आपको कौन कौन देखने मिल जाएंगे? ईरान एंड दी पाकिस्तान। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए वापस देख लीजिए, हमने किसकी बात करी थी? हम बात कर रहे थे कतर की। कतर की बात करते करते हमने बात करा पर्शियन गल्फ के बारे में। पर्शियन गल्फ से हम आए गल्फ ऑफ ओमान के बारे में, हमने बात करा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बारे में, उसी के साथ हमने देख लिया साल्वा कैनल की सिचुएशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की हमने बात करी थी, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट कौन कौन सी कंट्री बन जाती है? देखिए, एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस है, कितनी कंट्रीज का? 6 कंट्रीज का। ये कौन कौन सी 6 कंट्री हमें देखने मिल जाएंगी? देखिए, सऊदी अरेबिया 1, यूएई 2, ओमान 3, कुवैत 4, बहरीन 5 एंड कतर इज दी 6th वन। तो ये सारी 6 की 6 कंट्री 1981 में एस्टैब्लिश करेंगी। रियाद जो कि सऊदी में है, वहां पर ये अपना हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश करेंगी, और उसी के साथ आप देखेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यहां पर पिक्चर में आ जाएगा। तो कितनी सारी चीजें आपने डिस्कस कर लिया। अब आप समझ रहे हैं कि हमें मैप बेस्ड स्टडी क्यों करनी होती है। चलिए, मेंबर्स जैसे हमने बात करी, 6 मेंबर्स हैं, 2 एब्सोल्यूट मोनार्कीज हैं इसमें, जैसे सऊदी और ओमान आप देखेंगे पूरी मोनार्की यहां पर देखने मिल जाती है। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मोनार्की चल रही है, लाइक कतर, बहरीन एंड द कुवैत, और एक फेडरल मोनार्की है जिसे हम यूएई बोलते हैं, जो कि 7 मेंबर स्टेट से मिलकर बनता है, और सबकी अपनी एक एब्सोल्यूट मोनार्की होती है। यहां से क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में आ चुका है और इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, 2 एब्सोल्यूट मोनार्कीज याद रखिए, सऊदी एंड ओमान, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कतर, बहरीन एंड कुवैत, एक फेडरल मोनार्की जो कि कौन सी है? यूएई। चलिए नेक्स्ट, एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा फोकस यहां रखिएगा। चलिए, तो बात करते हैं ईरान के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, सिर्फ अकेले ईरान को नहीं समझना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे देखिए, ये तो ईरान की लोकेशन है, इट्स कंप्लीटली फाइन। अब मैप पे समझते चलते हैं हम यहाँ क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 2 डेजर्ट हैं। ठीक है, इन 2 डेजर्ट्स की लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहां पर है। देखिए, पहला डेजर्ट है दश्त ए कावीर और दूसरा दश्त ए लुट। ये दोनों आपको पता होने चाहिए, दोनों क्या है जी? डेजर्ट है। बेटा ध्यान से समझते चलना है, ठीक है। इन डेजर्ट की लोकेशन जब हम बात कर रहे हैं तो ये कहां पे देखने मिलेंगे आपको? ईरान में देखने मिलेंगे। चलो, उसके अलावा अब हमें क्या बात करनी है? देखिए, इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके साउथ में आप ध्यान से समझिए, तो बंदर अब्बास हमने आगे देखा था, बंदर अब्बास के नीचे आपको देखने मिल जाएगा पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के नीचे ही आपको यहां से जुड़ता हुआ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ेगा कौन? गल्फ ऑफ ओमान की कंडीशन देखने मिलेगी। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब यहां से कई बार पूछ लिया गया है कैस्पियन सी के बारे में, तो आप देखिए इसके नॉर्थ में सिचुएटेड है कैस्पियन सी। ठीक है, उसके बाद ये आश्कबाद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अभी देखेंगे क्यों। माउंट एल्ब्रिस से क्वेश्चन आता है कि कहां पर सिचुएटेड है, तो ये देखिए ये है माउंट एल्ब्रिस की सिचुएशन। देन
जारगोज माउंटेन से भी सवाल आते हैं, तो ये जारगोज माउंटेन की लोकेशन है। तो देखिए जारगोज माउंटेन कहां पर है, इसके ईरान के साउथ में आपको देखने मिल जाएगा। आपको नॉर्थ वेस्ट में एल्ब्रिज देखने मिल जाएगा, नॉर्थ में आपको मशाद देखने के लिए मिल जाएगा। ईरान के ही अगर आप राइट साइड चले जाएंगे, ईस्टर्न साइड, तो यू विल फाइंड टू डेजर्ट, दश्ते कवीर एंड दश्ते लुट। इसी के साउथ में अगर आप आएंगे तो आप ध्यान से देखिए, आपको पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ होमरूज और गल्फ ऑफ ओमान भी यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? चलिए समझते हैं अब एक एक करके चीजें। सबसे पहले जब आप ईरान की बात करते हैं तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, चाबर पोर्ट के बारे में। तो देखिए ये है लोकेशन, ये ईरान की सिचुएशन है, यहां पर बना हुआ है चाबर पोर्ट, जो कि इंडिया के मुंबई पोर्ट से इंडिया के लिए अरेबियन सी में एक नेविगेशन बनाने का काम करेगा। ऊपर से अगर हम देखें तो यहां से अफगानिस्तान, काबुल से इसे यहां से जोड़ा गया है, तो इंडिया को एक ये बहुत अच्छा लोकेशन प्रोवाइड करता है। क्या है ये? एक सी पोर्ट है। अगर हम बात करें कहां पर लोकेटेड है, ये सिस्तान बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है ईरान का, वहां पर आपको देखने मिलेगा। कहां पर? देखो ये बना हुआ है गल्फ ऑफ ओमान, पीछे आ जाओ वापस, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है और नीचे हम किसके पास यहां पे पहुंच जाएंगे, अरेबियन सी। याद आया आपको? ये गल्फ ऑफ ओमान और ये यहां पर कहां आ गए हम, अरेबियन सी के पास। तो ये कहां पर सिचुएटेड है, गल्फ ऑफ ओमान में। उसके बाद ये यहां पर बेटा अरेबियन सी है। ठीक है, ईरान के एक लौते ओशनिक पोर्ट की तरह ये पोर्ट काम करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर दो और पोर्ट भी हैं जो आपको देखने मिल जाएंगे, शहीद कालांतरी और शहीद बेहिस्ती पोर्ट। इसकी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की अगर हम बात करें तो देखिए कहां कहां कौन कौन इसके पास आ रहा है। एक तो आपको पाकिस्तान दिख जाएगा, दूसरा आपको अफगानिस्तान दिख जाएगा और इंडिया इसको दिख जाएगा आपको। ठीक है, और वहीं पर ये INSTC विच इज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट भी ये बनेगा, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस लेटर। और ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगर हम बात करें जो ईरान का जो चाबर पोर्ट है, ये उन कुछ जगहों में से है जिसको एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम यूएस सैंक्शन। मतलब यूएस की जो यहाँ पे लड़ाइयां चलती रहती हैं, बहुत सारे सैंक्शंस लगाता है, उसमें चाबर पोर्ट उसका पार्ट नहीं है, तो ये सैंक्शन से फ्री है। एक तरीके से ये गेटवे का काम करता है फॉर इंडियन ट्रेड विद द यूरोप। क्यों? क्योंकि इंडिया यहां से ट्रेड करेगा तभी यूरोप जा सकता है, विद यूरोप, रशिया एंड दी CIS, जिसे हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्रीज का नाम देते हैं। सो चाबर पोर्ट की लोकेशन आपको यहां क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं हम कैस्पियन सी की। चलिए वापस देख लो, कैस्पियन सी कहां थी, ये बनी हुई है। ईरान की बात कर रहे थे, ईरान से ही हमने ऑलरेडी पर्शियन गल्फ पढ़ लिया है, हमने इनको देख लिया है। अब हम कहां पर आ गए, ईरान में हमने हमारे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि श्रीलंका के क्राइसिस के बाद आपको पता है चाइना की वजह से जो पोर्ट्स की सिचुएशन थी वो न्यूज में थी। ऊपर हमने देखा कैस्पियन सी बनी हुई है। कैस्पियन सी से अगर हम देखें तो आप देखिए कितनी कंट्री हैं जो कैस्पियन सी के चारों तरफ आपको देखने मिल जाएंगी। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया। हमने देखा था ईरान के ऊपर बना हुआ है, ईरान के नीचे क्या बना है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड स्ट्रेट ऑफ होमरूज। ठीक है, तो कितनी कंट्री है, 1 2 3 4 एंड 5 कैस्पियन सी के चारों तरफ, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड दी ईरान। फर्स्ट थिंग यू विल रिमेंबर। सो कैस्पियन सी क्या है, एक एंड्रोनिक बेसिन है, मतलब ऐसी जगह जहां पर सारी रिवर्स आके इसके अंदर ही ड्रेन करती हैं। जैसे आप वोल्गा रिवर की बात कर लीजिए, यूराल पूरा रिवर की बात कर लीजिए, तारिक रिवर की बात कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, याद रखेंगे। तो कैस्पियन सी क्या है, एक एंड्रोनिक बेसिन बनाता है, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर सारी नदियां कैस्पियन सी में आकर ही ड्रेन कर जाती हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है। ठीक है, वर्ल्ड की क्या है, सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है। कंट्रीज हमने देख ली, 5 कंट्री इसके चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं। इनलैंड सी की अगर हम बात करें तो इसको केवल और केवल कैनल्स की सहायता से पहुंचा जा सकता है, जो कहां पे बनाते हैं, दैट कनेक्ट्स
रशिया की वोल्गा रिवर, देखिए अभी बताया था, टू द ब्लैक सी, द बाल्टिक सी एंड द सी ऑफ अजोव। अभी हम सबको पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक इनलैंड है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है, एंड्रोनिक बेसिन है, 5 कंट्रीज से घिरा हुआ है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो वापस आ जाते हैं दश्त कबीरन, दश्त लुट। ये है जी दश्त कबीरन, दश्त लुट, 2 डेजर्ट हैं जो कहां पर है, ईरान में बने हुए हैं। चलिए लोकेशन की बात करें तो ईरानियन प्लेट्यू पर बने हुए हैं दोनों, ठीक है। दश्त कबीर को ही नमक या फिर ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कावीर ए नमक या फिर सॉल्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज द 26th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। दश्त लुट की अगर हम बात करें तो ये 25वां सबसे बड़ा है और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया है 2016 से। तभी से इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आप दश्त लुट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सैंड ड्यून्स, रॉकी माउंटेन्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है, लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, इसे देखने के लिए भी आते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अशकाबाद एग्रीमेंट। कहां बताया था मैम अशकाबाद, देखिए इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान दीजिए, अशकाबाद ये जगह है। अशकाबाद एग्रीमेंट की बात करते हैं। चलिए अशकाबाद के ऊपर क्या है आपका, तुर्कमेनिस्तान, और यहां आपको अफगानिस्तान देखने मिल जाएगा। अशकाबाद एग्रीमेंट क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड द पर्शियन गल्फ का एक एग्रीमेंट है जो यहां पर किया गया था अशकाबाद में, ठीक है। इसका जो एम है ये है डेवलप करना शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट बिटवीन सेंट्रल एशियन कंट्री एंड द ईरान एंड ओमानियन पोर्ट। किस किस के बीच में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान और ओमानियन पोर्ट के बीच में शॉर्टेस्ट रूट डेवलप करने की बात कहां पे की जा रही है, अशकाबाद एग्रीमेंट में साइन बात की जा रही है। किस किस के बीच में साइन हुआ है, जो इसके आसपास की कंट्री हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया। कब, 2011 में, 25 अप्रैल 2011, ठीक है। यही तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल सिटी भी है अशकाबाद। दिख गया आपको, ये अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल सिटी। 2011 में यहां पर अशकाबाद एग्रीमेंट साइन किया गया है। किस किस के बीच में साइन किया गया है, देखिए उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है, ताकि शॉर्टेस्ट रूट देखा जा सके सेंट्रल एशियन कंट्री ईरान और ओमानियन पोर्ट के बीच में। इंडिया इसको ज्वाइन करेगा 2018 में, 2011 में ये खुद साइन हुआ था। और जब ये साइन होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान और कतर इसका पार्ट थे। बाद में आप देखेंगे तो इसमें आकर कतर इससे बाहर हो जाएगा, फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया इसका पार्ट बन जाएंगे। सो लेटर ऑन आप कौन कौन देख रहे हैं इसमें, कतर इससे बाहर निकल गया है, हाँ कतर इससे बाहर चला जाएगा और पाकिस्तान और इंडिया इसको ज्वाइन कर लेंगे। इंडिया इसे ज्वाइन करेगा 2018 में, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, कतर इससे बाहर निकल जाएगा, कजाकिस्तान और पाकिस्तान इसे ज्वाइन करेंगे 2016 में और इंडिया ज्वाइन करेगा 2018 में, ठीक है। और 2016 से ही ये फोर्स में माना जाता है। अशकाबाद की अगर हम बात करें तो देखिए इसको पोल तो रस तक बोला जाता था 1990 से लेके 1927 तक। क्यों, यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, काराकोरम डिजर्ट और कोपिट डग माउंटेन रेंजेस के बीच में अशकाबाद सिचुएटेड है, एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं, फिर से मैप आ गया। ईरान की बात करी थी तो टर्की के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अभी हमें देखना है टर्की और सीरिया का अर्थक्वेक, ठीक है। चलिए टर्की की सिचुएशन देखिए, क्या क्या देख रहे हैं टर्की के पास, ये आगे देखिए हम वहां से चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ हमने देखा था पर्शियन गल्फ बनी हुई है यहाँ कहीं साइड में, है ना, ये पर्शियन गल्फ आ रही है। ये पर्शियन गल्फ से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। पर्शियन गल्फ से हम जैसे जैसे आए तो हमें देखने मिल गया क्या, पर्शियन गल्फ के बाद हम कहाँ पहुंचे थे,
ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड गल्फ ऑफ ओमान। अब हम कहां पर आ गए हैं? टर्की में। टर्की की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, पहले तो एनाटोलियन प्लेट्यू, अभी देखिए हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें ये बात पूछी गई थी। एनाटोलियन प्लेट्यू यहां पर बना हुआ है। ईस्टर्न टॉरस माउंटेन इसका पार्ट है, ठीक है। लेक वान भी यहीं पर आपको देखने मिलेगी। उसके अलावा टॉरस माउंटेन मैंने आपको बताया ही था, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस माउंटेन पूछे जाते हैं, आपसे पता होना चाहिए आपको टॉरस माउंटेन की सिचुएशन कहाँ है। फिर आप देखेंगे इसके अलावा ऊपर आपको दिख जाएगा ब्लैक सी, ठीक है। कितनी कितनी जगह याद रखनी है टर्की में, ध्यान से देखते चलिए। टॉरस माउंटेन, ईस्टर्न टॉरस एंड टॉरस माउंटेन, एनाटोलियन प्लेट्यू आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अलोंग विद दैट यू विल नोटिस वन थिंग, लेक वान, माउंट अरारट, ठीक है। वॉल्केनो है ये, है ना, माउंट अरारट, ये यहां पर बना हुआ है। अब देखिए इसके नॉर्थ में ब्लैक सी देखने मिल जाएगी आपको, साउथ में मेडिटेरियन सी देखने मिल जाएगी। वहीं अगर हम इसके वेस्ट में चले जाएंगे तो आप देखेंगे सी ऑफ मार्मारा आपको देखने मिलेगा। सी ऑफ मार्मारा के अलावा आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट देखने मिलेगा, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट के अलावा आप डेंड्रिलीज स्ट्रेट यहां पर देखेंगे। फिर आपको एजेंट सी यहां पे देखने मिलेगा, सी ऑफ क्रेट यहां पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी जगह हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टर्की। तो पहले लोकेशन और मैप को दोबारा देखिए। माउंट अरारट, लेक वान, टॉरस माउंटेन्स, एनाटोलियन प्लेट्यू, कोरग्लू माउंटेन्स, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, डैंड्रिलीज स्ट्रेट, एजियन सी ऑफ क्रेट, मेडिटेरियन सी, ये पूरी लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे आ जाते हैं। टर्की। टर्की के बारे में अगर हम देखें तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि लोकेट कर रहा है मेनली ऑन द एनाटोलियन इन दी वेस्ट एशिया एंड दी पोर्शन ऑन दी बाल्कन इन दी साउथ ईस्ट एशिया, जो हमने अभी देखा यहां पर, ठीक है। एनाटोलियन प्लेट्यू आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। आगे अगर हम बात करें तो ये पार्शली एशिया में है और पार्शली यूरोप का पार्ट बन जाता है, डिवाइडेड है, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। एनाटोलियन प्लेट्यू की जब हम बात करते हैं तो वो इसे एशिया में लाता है, और बाल्कन रीजन्स की जब हम इसे बात करते हैं तो ये इसे यूरोप का पार्ट बना देते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। एक्सपांशन की बात करें तो बेसिकली इट सेपरेट्स फ्रॉम यूरोपियन टर्की बाय द बॉस्फोरस एंड द सी ऑफ मार्मारा एंड द डेंड्रिलीज। ध्यान से देखिए, सेपरेटेड फ्रॉम यूरोपियन टर्की बाय whom? बाय द स्ट्रेट ऑफ डेंड्रिलीज, सी ऑफ मार्मारा एंड द बॉस्फोरस स्ट्रेट। क्लियर? चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसकी बॉर्डर किस किस से शेयर होती है, तो आप याद रखेंगे ग्रीस, बुल्गारिया, ठीक है। वही ब्लैक सी आपने देखी थी नॉर्थ में बनी हुई है, जॉर्जिया इसके नॉर्थ ईस्ट का पार्ट था, देखिए ध्यान से ये बना हुआ है जॉर्जिया। जॉर्जिया की बात करेंगे तो अर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान आपको इसके ईस्ट में देखने मिल जाएंगे, देखते चलिए। अर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, ऊपर जॉर्जिया आपको देखने मिल गया था। आप नीचे आ जाइए तो नीचे आपको दिख जाएगा इराक, दिख जाएगा लेबनान, दिख जाएगा सीरिया, दिख जाएगा, राइट। आ जाते हैं वहीं पे, इराक, सीरिया हमें दिख गया। फिर मेडिटेरियन सी हमें पता चल गया इसके साउथ में है, एजियन सी हमें पता है इसके वेस्ट में, साइप्रस इसके साउथ कोस्ट में आपको देखने मिल जाएगा, देखिए ये बना हुआ है साइप्रस, ये बना हुआ है मेडिटेरियन सी। तो इसका लोकेशन देखिए वापस से, इस तरफ कौन दिख रहा है आपको? इस तरफ आपको दिखाई देंगे डेंड्रियल, सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस। हम जैसे ही नीचे आए तो हमें एजियन सी दिखाई दे गया, मेडिटेरियन सी दिखाई दे गया, साइप्रस दिखाई दे गया। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमें दिखाई दिया लेबनान, हमें दिखाई दिया सीरिया, ठीक है, हमें दिखाई दिया इराक। जैसे ही हम ऊपर चले जाएंगे तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कौन कौन? अजरबैजान, अर्मेनिया, ईरान, और इसके ऊपर चले जाएंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा जॉर्जिया, और सबसे ऊपर है ब्लैक सी। क्लियर? कैसे मैप के थ्रू पढ़ना है, यहां तक समझ आ गया? चलिए
आगे अगर हम बात करें तो अंकारा जो कि टर्की का कैपिटल है, वहीं इस्तांबुल की बात करोगे तो वो एक लार्जेस्ट सिटी है। अब आप देखिए इस्तांबुल बिल्कुल यहां बना हुआ है, दिस इज द लोकेशन ऑफ इस्तांबुल, राइट। अभी पढ़ेंगे हम इसको। वॉल्केनो माउंटेन आपको मैंने बता दिया, अराराट। चलिए सी ऑफ मरमरा की बात करते हैं। सी ऑफ मरमरा की बात करें तो ये एक इनलैंड सी है जो कि कंप्लीटली लोकेट करती है विद इन द बॉर्डर ऑफ टर्की। फर्स्ट थिंग, ये कनेक्ट किस किस को कर रही है? ब्लैक सी को ईजियन सी से यहां पर कनेक्ट कर रही है, और सेपरेट कर रही है टर्की को एशिया और यूरोपियन लैंड से। देखिए किस किस को कनेक्ट कर रही है? ब्लैक सी को ईजियन सी से। वापस देख लीजिए, लेट मी क्लियर इट आउट। ये है सी ऑफ मरमरा, ठीक है। ये किसको किससे अलग कर रही है? ये है ब्लैक सी, और ये कौन सी है आपकी? एजियन सी। यहां पर इनको अलग करने का काम कर रही है। साथ ही देखिए टर्की को किससे अलग कर रही है? यूरोप से आपको ये अलग करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम सी ऑफ मरमरा क्यों पढ़ रहे हैं? यहां पर एक सी स्नॉट आउटब्रेक हुआ था। सी स्नॉट पहली बार रिकॉर्ड किए गए थे 2007 में। सी स्नॉट आखिर होते क्या? देखिए ये एक म्यूसिलेज होते हैं जो यूजुअली फॉर्म हो जाते हैं जब एल्गीज जो होते हैं ये ओवरलोड हो जाते हैं विद द न्यूट्रिएंट, और उसी के रिजल्ट की वजह से आपको एक नॉट यहां पर दिखाई दे जाता है, एक सी नॉट यहां पर दिखाई दे जाता है, जो कि हमें सी ऑफ मरमरा में डेवलप होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वाटर में पॉल्यूशन बढ़ना, और साथ ही जो क्लाइमेटिक चेंज के इफेक्ट की वजह से हमें दिखाई देते हैं। यूजुअली क्या है? द ओवरलोड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। याद रखिएगा ओवरलोड हो जा रहा है किसका? न्यूट्रिएंट्स का ओवरलोड यहां पर हो जाता है, जिसकी वजह से जो एल्गी होती हैं जो फीस्ट करती हैं वार्म वेदर पर, ये कॉज करने लगती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहां पर एक स्नॉट डेवलप हो जाता है। ये सी ऑफ मरमरा में अभी रिसेंटली नोटिस किया गया। डिस्कस अबाउट द लेवेनांट। लेवेनांट ये टर्म कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि आखिर लेवेनांट है क्या। देखिए लेवेनांट जो टर्म है, जो वर्ड है, इसको फ्रेंच से यहाँ पर क्या किया गया था? बोरो किया गया था, जिसका मतलब होता है राइजिंग, है ना। मतलब राइजिंग ऑफ द सन इन द ईस्ट, और द पॉइंट वेयर द सन राइजेस। तो यूजुअली जो आप देखेंगे इटली के ईस्ट में जो जगह है, या द ईस्ट जो टर्म यूज किया जाता है, वो लेवेनेंट के लिए यहां पर यूज किया जाता है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ऐसे क्षेत्र जो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के शोर्स पर, रफली अगर आपको देखेंगे तो आपको मॉडर्न डे जो इजराइल, जॉर्डन, ये देखिए इजराइल जॉर्डन जैसी जो जगह है, लेबनान, सीरिया, टर्की, ठीक है, इनको हम लेवेनेंट, पैलेस्टीन की, पैलेस्टीन वगैरह को लेवेनेंट की टर्म में डालते थे। तो लेवेनेंट का मतलब क्या है? द राइजिंग सन। सन कहां से राइज होता है? आप याद रखेंगे ईस्ट से, तो मतलब द ईस्ट और द मेडिटेरियन लैंड्स ऑफ द ईस्ट ऑफ द इटली में जिन कंट्रीज को काउंट किया जाता है वो लेवेनेंट कंट्रीज होती हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट, अब आ जाते हैं मेडिटेरियन सी पर। क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया? वापस देख लेते हैं। हमने टर्की को डिस्कस कर लिया, हमने सी ऑफ मरमरा को यहां पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, हमने लेवेनेंट टर्म को यहां पर डिस्कस किया हुआ है। हम बात करेंगे मेडिटेरियन सी के बारे में। चलिए मेडिटेरियन की लोकेशन देखिए, आपको पता है ऊपर क्या है मेडिटेरियन के? टर्की। नीचे बना हुआ है मेडिटेरियन सी। इस तरफ कौन आ जाएंगे? आपको इराक वगैरह कंट्रीज देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए ये है मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी में देखिए ध्यान से, आपको कुछ और छोटी छोटी सीज हैं जो इंपॉर्टेंट है पढ़ना। कौन कौन सी? पहले तो आपको दिख जाएगी सी ऑफ क्रेटे, ठीक है। ये बना हुआ है आपका मेडिटेरियन सी, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर है आपका ब्लैक सी, यहीं पर हमने बॉस्फोरस और डेड रिलीफ देखा था। नीचे हम आए थे तो हमने देखा था एजियन सी बना हुआ है, देखिए इस मैप में, क्लियर ये, ओके। चलिए मेडिटेरियन की बात कर लेते हैं। ये जो सी है ये आपको कहां पर देखने मिलेगी? अटलांटिक ओशन का पार्ट है। अटलांटिक ओशन में हमें देखने के लिए मिल जाती है। कहां कहां पर लोकेटेड है? बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरेशिया एंड अफ्रीका, ठीक है।
लैंड के द्वारा ऑलमोस्ट इसे क्या कर दिया गया है, एनक्लोज किया गया है, अटलांटिक ओशन में है। बिटवीन कहां पर देखने मिलेगी, कौन से कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया, यूरेशिया हमने लिख दिया है, एंड दी अफ्रीका के बीच में आपको देखने मिल जाएगी। बॉर्डरिंग कंट्री की बात करें तो देखिए 21 कंट्रीज को बॉर्डर कर रही है। कौन कौन सी, अल्बानिया, अल्जेरिया, बोस्निया, पीछे देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे 21 कंट्रीज को बॉर्डर कर रही है। क्या आपको ये रटना है, नहीं रटना है, सिर्फ नाम पता होने चाहिए कि कौन सी कंट्रीज हैं। यूजुअली जब इतनी सारी कंट्रीज होती हैं तो सवाल आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, बॉस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मॉन्टेनीग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया एंड द टर्की। अगर हम इसके वेस्ट की बात करें तो टू द वेस्ट इट कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। वेस्ट में ये अटलांटिक ओशन से कैसे कनेक्ट होता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की मदद से। यहां तक क्लियर हो गया पहली चीज। चलिए आगे अगर हम बात करें, टू द ईस्ट किससे कनेक्ट हो रहा है, ब्लैक सी से। किसकी सहायता से, डैड्रिनील स्ट्रेट्स की सहायता से। ये देखिए यहां पर। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें, टू द साउथ विद द रेड सी थ्रू दी सेज कैनाल। ठीक है, साउथ में कैसे कनेक्ट हो रहा है, सेज कैनाल, ये आपको यहां पर देखने मिल जाएगा। ये आपको डेंड्रिलीज स्ट्रेट यहां पर देखने मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, कहां कहां से किस किस से कनेक्ट हो रहा है। वापस से देखते हैं, वेस्ट में कैसे कनेक्ट हो रहा है, अटलांटिक ओशन से थ्रू दी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, अटलांटिक ओशन से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू यहां पर कनेक्ट होगा। ये आपको देखने मिलेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, फिर ब्लैक सी, यानी आप ईस्ट साइड की बात कर रहे हैं तो ईस्ट में किससे कनेक्ट हो रहा है, ब्लैक सी से कनेक्ट हो रहा है। किससे, डेंड्रिनील्स स्ट्रेट की सहायता से। साउथ में किससे कनेक्ट हो रहा है, रेड सी से कनेक्ट हो रहा है बेटा, किसकी मदद से, सेज कैनाल की मदद से। इज इट राइट, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, नाइल रिवर इसमें ड्रेन करेगी मेडिटेरियन में आके, याद रखेंगे। अब बात करते हैं बास्फोरस एंड दी डैड्रिनील्स स्ट्रेट की। पीछे देख लीजिए वापस मैप में, बास्फोरस एंड दी डैड्रिनील स्ट्रेट्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ये है बास्फोरस एंड दी डैड्रिनील स्ट्रेट। चलिए इस स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो इन्हीं स्ट्रेट्स को दे आर ऑल्सो नोन एज टर्किश स्ट्रेट और दी ब्लैक सी स्ट्रेट्स भी इन्हें बोले जाते हैं। ये कनेक्ट किसको कर रहे हैं, एजियन सी को ब्लैक सी से। हमने देखा था यहां पर बना हुआ है ब्लैक सी। ब्लैक सी से आप नीचे आओगे तो यहां पर आपको क्या देखने मिल जाएगा, एजियन सी। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको क्या देखने मिल जाएगा, मेडिटेरियन देखने मिल जाएगा। यहीं पर इस्तांबुल बना हुआ था और हमने क्या बोला, ये जो स्ट्रेट है यहां पर बना हुआ है डैड्रिनील्स और यहां पर बना हुआ है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो ये कनेक्ट कर रहा है ब्लैक सी को विद द सी ऑफ मरमरा। ठीक है, बीच में यहां पर सी ऑफ मरमरा भी थी, जैसा आपको याद होगा, देयर इज सी ऑफ मरमरा। तो क्या कर रहा है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए, ठीक है। डेंड्रिल स्ट्रेट क्या कर रहा है, सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट कर रहा है। वापस बोल रही हूं, देखिए सी ऑफ मरमरा की लोकेशन ये है। यहां पर दो स्ट्रेट बने हुए हैं, कौन कौन से, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड दी डार्डनलीज स्ट्रेट। बॉस्फोरस क्या कर रहा है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। डार्डनलीज क्या करेगा, सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करने का काम करेगा। चलिए, है ना। बॉस्फोरस स्ट्रेट ऑल्सो सेपरेट्स द यूरोपियन पार्ट ऑफ द एशियन पार्ट ऑफ इस्तांबुल। डेड्रिनीज की बात करते हैं तो ये एजियन सी को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, सी ऑफ मरमरा के साथ, जो कि मैंने आपको बताया है। यही यहां पर लगभग अगर आप डेड्रिनीज की बात करेंगे तो यहां पर हर साल लगभग 48,000 से भी ज्यादा वेसल्स जाते हैं। इसीलिए इसे वर्ल्ड का बिजिएस्ट मैरीटाइम गेटवे भी, इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट मैरीटाइम गेटवे भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मॉन्ट्रियोक्स कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हम टर्की के बारे में यहां पर बात कर रहे थे। ठीक है, मॉन्ट्रियोक्स कन्वेंशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल
एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया था ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमानिया, यूगोस्लाविया एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड द सोवियत यूनियन एंड टर्की, जो इफेक्ट में आया 1936। मतलब हम कब की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात कर रहे हैं। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन बेसिकली बात कर रहा है स्ट्रेट्स के बारे में। कौन से स्ट्रेट्स के बारे में अभी हम देखेंगे? जो कि नाटो की जो मेंबर है जिसको हम बोल रहे हैं टर्की, इसको ये कंट्रोल दे रहा है बॉस्फोरस और डार्डनलीज स्ट्रेट्स पर। ध्यान से समझिए, अभी मैंने आपको बोला बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डनलीज स्ट्रेट की हमने यहां पर बात करी थी। बॉस्फोरस क्या कर रहा था? देखिए, ऊपर ब्लैक सी थी, यहां पर क्या था आपका? सी ऑफ मरमरा। तो सी ऑफ मरमरा और यहां पे एजेंसी है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ने का काम किसका था? बॉस्फोरस का। बॉस्फोरस के बाद हमें पता चला यहां पर इस्तांबुल बना है और उसी के नीचे आप आ जाएंगे तो क्या देखने मिलेगा आपको? डार्डनलीज देखने मिलेगा। डार्डनलीज क्या कर रहा है? ये एजेंसी को ब्लैक सी से कनेक्ट, सॉरी, एजेंसी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करने की बात कर रहा है। और वही हमें पता है इनके यहां पर साइड में बना हुआ है टर्की। ठीक है, तो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो नाटो की जो मेंबर कंट्री है टर्की, 1936 में ये उसे एक अधिकार दे देती है, एक पूरा कंट्रोल दे देती है कि ये यहाँ पर जितने भी ट्रांजिट होते हैं नेवल वॉरशिप के बॉस्फोरस और डार्डनलीज स्ट्रेट में, उस पर जो पूरा कंट्रोल है वो किसको दे दिया जा रहा है? टर्की को दिया जाता है। ठीक है, वही ये एक और अधिकार देती है टर्की को कि ये रीमिलिटराइज कर सकता है इन दोनों स्टेट को। वही ये गारंटी करता है जो सिविलियंस वेसल्स हैं उनको बहुत फ्री पास दिया जाएगा टर्किश स्टेट के थ्रू, और यहां पर किसी भी तरीके की रुकावट नहीं की जाएगी। अकॉर्डिंग टू मॉन्ट्रियक्स प्रोटोकॉल अगर हम बात करें तो ऐसे स्टेट्स, टर्की अगर वॉर की सिचुएशन में है, ठीक है, तो अंकारा जो कि इसकी कैपिटल है जैसा हमें पता है, उसके पास पूरा अधिकार है कि जो भी उसे सही लगेगा वो यहां पर कर सकता है। चाहे वो चाहे तो वॉर सिचुएशन में इन स्टेट्स को वो क्लोज भी कर सकता है, या फिर अगर दूसरे स्टेट्स हैं जो कि वॉर में है और टर्की ऐसी कंडीशन में न्यूट्रल है, तभी भी टर्की क्या कर सकता है? इन स्टेट्स को यहां पर क्लोज कर सकता है। वही टर्किश गवर्नमेंट ऑथराइज करती है एयरक्राफ्ट्स को यहां से अगर कोई इस स्ट्रेट को क्रॉस करके कोई एयरक्राफ्ट जाना चाहता है तो यही मॉन्ट्रियक्स प्रोटोकॉल, यही मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन टर्की गवर्नमेंट को पूरी अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। 1936 में ये साइन हुआ था। सबमरीन्स यहां पर अलाउ नहीं है टर्किश स्ट्रेट में, ठीक है, अगर जब तक यहां पे परमिशन नहीं जाए। बट ब्लैक सी स्टेट्स कैन बिल्ड सबमरीन्स आउटसाइड द ब्लैक सी एंड ट्रांसपोर्ट देम थ्रू द स्ट्रेट एंड कैन एग्जिट द ब्लैक सी फॉर द मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग एडिकेट नोटिस। किसे नोटिस देंगे? एडिकेट नोटिस। टर्किश गवर्नमेंट को यहां पर नोटिस दिया जाएगा। कोई भी ऐसी कंट्री है जो ब्लैक सी के साथ कोस्ट लाइन शेयर कर रही है, जैसे आप बात कर ले रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रशिया या यूक्रेन की, इनको टर्किश गवर्नमेंट को नोटिफाई करना जरूरी है 8 दिन पहले। ठीक है, अगर वो कोई अपनी वॉर वेसल यहां से इन स्ट्रेट्स के थ्रू भेजना चाहते हैं तो। क्यों पढ़ रहे हो बेटा ये? रशिया यूक्रेन का वॉर, मैंने क्या बोला था आपको? इस पूरे लेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेस्ट है, जो आपको फालतू में पढ़ाया जा रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। तो करना क्या है आपको? इससे नोट्स बनाते चलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी यहाँ पर देखिए क्या हो, सिलेक्शन पक्का हो जाए। चलिए, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसकी वजह से भी हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सीरिया और टर्की की हम बात कर रहे हैं, वहां पे आपको पता है अभी अर्थक्वेक आया है, उसकी वजह से भी हम इसे पढ़ रहे हैं। तो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन किसको पूरा अधिकार दे रहा है? टर्किश गवर्नमेंट को अधिकार दे रहा है। किसके ऊपर? बॉस्फोरस एंड दी डार्डनलीज स्ट्रेट के ऊपर। अब बॉस्फोरस और डार्डनलीज स्ट्रेट को भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, इनको बोला है कि कोई भी अगर वॉर की सिचुएशन होती है तो वॉरशिप भेजने के पहले 8 दिन पहले क्या करना है? जो ब्लैक सी से कनेक्टेड कंट्री है, ब्लैक सी से कनेक्टेड कंट्रीज कौन सी है? रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रशिया एंड यूक्रेन। ये टर्किश गवर्नमेंट को पहले से नोटिस देंगी। और कोई अगर कंट्री है जिसकी बॉर्डर ब्लैक सी से नहीं लगती, ठीक है,
वो 15 दिन पहले टर्किश गवर्नमेंट को नोटिस देगी। तो याद रखिए ब्लैक सी के साथ लगने वाली कंट्रीज कौन सी हो गई, इनके बारे में भी हमने यहां बात कर ली है। चलिए, टर्की का लोकेशन आपको यहां पर क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं ब्लैक सी की। चलिए, ब्लैक सी की कंडीशन देखिए, ये है इस्तांबुल। यहां पर हमने दो चीजें पढ़ी थी, ये है आपका सी ऑफ मारमरा, बॉस्फोरस एंड डार्डनलीज। बॉस्फोरस क्या कर रहा है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। वहीं डार्डनलीज क्या कर रहा है, सी ऑफ मरमरा को एजेंसी के साथ यहां पर ज्वाइन कर रहा है। फर्स्ट थिंग वेरी मच क्लियर टू यू। वहीं आप देखेंगे ब्लैक सी यहां पर क्रेच स्ट्रेट की सहायता से, इट इज KERCH, क्रेच स्ट्रेट की सहायता से किससे कनेक्ट हो रही है, सी ऑफ अजोब से। तो ब्लैक सी यहां किससे कनेक्ट हो रही है, सी ऑफ एजोव से यहां पर कनेक्ट हो रही है। दिस इज दी बेसिकली लोकेशन। कंट्रीज की बात करिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्री दिखाई दे रही है, जॉर्जिया, रशिया, कलर चेंज कर देती हूं आपको आसान रहेगा, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ब्लैक सी, बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। देन रोमानिया, बुल्गारिया एंड टर्की। क्लियर। चलिए आ जाते हैं, ब्लैक सी एक मार्जिनल सी है, कहां पर लोकेटेड है, अगेन अटलांटिक ओशन में हमें ये देखने के लिए मिल जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो ये लोकेट है ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया में। यहां तक भी हमें सारी चीजें क्लियर है। इसी को ही एक्सियन सी के नाम से भी जाना जाता है, स्टार मार्क लगा लीजिए इस पर, ठीक है। ये बॉर्डर कर रही है किस किस को, देखिए 6 कंट्री हमने डिस्कस करी, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया, रशिया एंड यूक्रेन। वापस देख लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कहां कहां से देखिए, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया एंड बुल्गारिया। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये फाइनली जाके किस में ड्रेन हो जाती है, मेडिटेरियन सी में, वाया दी टर्किश स्ट्रेट्स। टर्किश स्ट्रेट्स लिखा है बेटा, और मैंने आपको क्या बताया था, ये टर्किश स्ट्रेट्स वर्ड्स किसे दिया गया है, ये दिया गया है बॉस्फोरस और डार्डनलीज को। बॉस्फोरस और डार्डनलीज को एक साथ कंबाइंडली यहां पर क्या बोल दिया जाता है, टर्किश स्ट्रेट। कहां पे पहुंच जाएगी उसके बाद, इनसे होते हुए एजेंसी, और एजेंसी से होते हुए कहां पर, मेडिटेरियन सी में ये पहुंच जाएगी। यहां तक क्लियर है। चलिए, बॉस्फोरस स्ट्रेट इसे कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा की सहायता से, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो आगे जाके एजेंसी से कनेक्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डार्डनलीज स्ट्रेट। टू द नॉर्थ ब्लैक सी, इट इज कनेक्टेड टू द सी ऑफ अजोव बाय द क्रेच स्ट्रेट। ये भी हमने यहां पर डिस्कस कर लिया था, बिल्कुल नहीं भूलना है इसमें से, मान के चलिए यहां से सवाल आना पक्का है, ठीक है। क्रेच स्ट्रेट पता चल गया, सी ऑफ अजोव। आगे आ जाते हैं। देखिए अभी अब आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं फिर से रिपीट करने वाली हूँ सारी चीजों को जो आप पढ़ के आए हैं। क्या क्या पढ़ के आए हो बेटा, देखिए हमने पढ़ा था सी ऑफ अजोव, हम सी ऑफ अजोव से शुरू कर रहे हैं। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में एक स्ट्रेट है, क्रेच स्ट्रेट। ब्लैक सी से आप नीचे उतरे तो ब्लैक सी से आप नीचे जाने ही वाले हैं कि आपको क्या मिलने वाली है, सी ऑफ मरमरा। लेकिन उसके पहले एक स्ट्रेट पड़ता है जिसे हम बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट से हम नीचे आए, हमें मिली सी ऑफ मरमरा। जैसे ही हम नीचे जाने वाले हैं एजेंट सी में, उसके पहले हमें मिल जाएगा क्या, डार्डनलीज स्ट्रेट। डार्डनलीज के बाद आप पहुंच गए एजेंसी में, एजेंसी से आप मेडिटेरियन आने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सी ऑफ क्रेटे, ठीक है। ये बना हुआ है सी ऑफ क्रेटे यहां पर। सी ऑफ क्रेटे के बाद आप मेडिटेरियन है, और मेडिटेरियन को अटलांटिक ओशन से कौन जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहां पे देख लीजिए सारी चीजें फिर से क्लियर हो जाएंगी। ब्लैक सी, ब्लैक सी के ऊपर यहां पर बनी है सी ऑफ एजोव, ठीक है। यहां लिख देती हूं सी ऑफ एजोव, कर्च स्ट्रेट से ये जोड़ रहा है। ब्लैक सी से आप नीचे आए, कहां पर, सी ऑफ मरमरा में, कौन जोड़ रहा है, बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको जोड़ने का काम कर रहा है।
बॉस्फोरस स्ट्रेट से आप नीचे उतर ही रहे हैं कि आपको क्या मिल गया, एजेंसी में जाना है, और एजेंसी से जोड़ने का काम कौन कर रहा है आपको, डार्डनलीज स्ट्रेट। एजेंसी से आप मेडिटेरियन में आ रहे हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगी सी ऑफ क्रेटे। सी ऑफ क्रेटे आपको किससे जोड़ देगी, मेडिटेरियन से। मेडिटेरियन से आप अटलांटिक ओशन में जाने ही वाले हैं कि यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो आपको किससे जोड़ देगा, अल्टीमेटली जाके अटलांटिक ओशन से। सो दिस इज द सीक्वेंस, डू नॉट फॉरगेट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। क्लियर, चलिए वापस से सेम मैप यहां पर बना हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैप बेस्ड स्टडी अल्टीमेटली तो हम वैसे ही डिस्कस करेंगे। ये देखिए कैस्पियन सी यहां पर है, ये आपका ब्लैक सी है, ये है आपका सी ऑफ अजोव, ये इस स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है बेटा, ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है, कर्च स्ट्रेट। फिर ये नीचे आने वाला है यहां, यहां पे आपको क्या दिखेगी, एजेंसी। एजेंसी, एजेंसी के पहले ये दो जगह पे जुड़ेगा, ब्लैक सी को आप यहां पे देखेंगे मरमरा, मरमरा से जोड़ने का काम किसने कर दिया, बॉस्फोरस। ठीक है, फिर आप आ गए मेडिटेरियन, एजेंसी, एजेंसी से जोड़ने का काम किसने कर दिया, डार्डनलीज ने। डार्डनलीज से आप नीचे आए तो आप कहां पर पहुंच गए, एजेंसी। एजेंसी से आप मेडिटेरियन आने वाले हैं, और आपको पता है एजेंसी से मेडिटेरियन आने के बीच में आपको क्या मिलेगा, सी ऑफ क्रेटे। सी ऑफ क्रेटे ये बनी हुई है, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिल गया, सी ऑफ क्रेटे। और फिर आप आ गए मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से आप कहां पे जाने वाले हैं, आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की सहायता से आप कहां पहुंच गए हैं, अटलांटिक ओशन का पार्ट बन गए हैं। यही मेडिटेरियन यहां पे आप देखोगे ये लैंड लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद हमें क्या देखने मिलेगा, यहां पर रेड सी देखने मिलेगा। ये देखो बेटा, ये हमने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है, सुएज कैनाल की मदद से ये क्या हो रहा है, मेडिटेरियन नीचे जा रहा है कहां पर, रेड सी में। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, सुएज कैनाल। ऑलराइट, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रेट्स की बात करें तो बहुत सारे स्ट्रेट्स आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्ट हो जाते हैं। स्ट्रेट्स क्या है, एक छोटे से चैनल होते हैं, वाटरवेज होते हैं, जो क्या करने का काम करते हैं, आपके जो नैरो पासेस होते हैं वो वाटर को कनेक्ट करते हैं दो लार्ज वाटर बॉडीज को, इन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट्स बोलते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का न्यूज में रहता है, ये अंडमान और साउथ चाइना सी को यहाँ पर जोड़ने का काम करता है, जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं। लोकेशन कहाँ है, इंडोनेशिया और मलेशिया के पास। नेक्स्ट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो ये किस किस के बीच में है, तमिलनाडु और इंडिया के बीच में सिचुएटेड है। वही इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नदर्न प्रोविंस ऑफ द इनलैंड नेशंस ऑफ द श्रीलंका के साथ आपको यहाँ जाफना के साथ ये देखने मिल जाएगा, पाक स्ट्रेट देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये किस किस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, देखिए ये कनेक्ट कर रहा है बे ऑफ बंगाल को किसके साथ, विद पाक वे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, पाक बे के साथ कनेक्ट कर रहा है। रॉबर्ट पाक के नाम पर, जो कि गवर्नर थे कहाँ के, मद्रास के। ठीक है, 1755 से 1763 में जब कंपनी का राज यहाँ पे चलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब इसका नाम यहाँ पे रखा जाएगा। सो पाक स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट कर रहा है, बे ऑफ बंगाल को पाक बे से। ये है पाक बे और ये है बे ऑफ बंगाल, राइट। चलिए इसकी एक और इंपॉर्टेंस याद रखेंगे आप, डुगोंग। डुगोंग कंजर्वेशन भारत का पहला यहां पर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं सुंडा स्ट्रेट के बारे में। जैसा मैप पे दिख रहा है, जावा सी को इंडोनेशियन सी के साथ जोड़ता है, लोकेशन है इसकी इंडोनेशिया में। नेक्स्ट इज दी बल्बे मनसब स्ट्रेट, जो कि आपको यहां पे दिखाई देगा, दिस इज दी बल्बे मनसब। रेड सी को किससे जोड़ रहा है, गल्फ ऑफ एडन से जोड़ने का काम करता है, यमन और डिजिबुती। ये देखिए ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, यमन ये है डिजिबुती।
यमन और डिजिबूती के बीच में ये बना हुआ है बल्ब ए मनसब स्ट्रेट। रेड सी के ऊपर आपको पता है यहां पर क्या है, स्वेज कैनाल है ना, और स्वेज कैनाल किसको जोड़ रहा है यहां पर, मेडिटेरियन को। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, द टर्की सीरिया अर्थक्वेक। ठीक है, समझते हैं टर्की सीरिया अर्थक्वेक को। देखिए पूरा मैप ध्यान से देखते चलिए, ये है बेटा टर्की की लोकेशन। ठीक है, जैसा मैंने बताया था आपको ये एनाटोलियन प्लेट पर बना हुआ है। अब यहां पर देखिए कुछ फॉल्ट लाइन बने हुए हैं। पहले तो ये है इस्तांबुल आपका, ठीक है, हमने देख लिया है इस्तांबुल। यहां पर आपका सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डनलीज आपको देखने मिल जाएगा। नीचे आपको एजेंसी देखने मिल जाएगा। ये यहाँ पर नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण फॉल्ट है, बहुत ही ज्यादा प्रोन है ये। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और दिख जाएगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। अब जो टर्की में जो अर्थक्वेक आया है बेटा वो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट पर आया है। फॉल्ट मतलब यहाँ क्या, आपको पता है जब हम अर्थ की बात करते हैं, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं तो प्लेट्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड दी ट्रांसवर्स। एक कंडीशन में प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक में एक दूसरे के पास आती हूँ, कई बार एक दूसरे के आसपास से ये गुजरती हैं। बस यहीं पर इसी एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने मिला, अर्थक्वेक। कितना स्पीड का था भाई, मैग्नीट्यूड था 7.8 मैग्नीट्यूड का। दो चीजें आपने क्लियर कर ली। तीसरी चीज आपको मैप में और क्या लोकेट करनी है, देखिए प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट, ध्यान से देखिएगा, यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट, और यहीं पर बनी है एनाटोलियन प्लेट। यहां पर बना है टर्की। कहां कहां पर, ध्यान से देखिए, अरेबियन, अफ्रीकन, एनाटोलियन। ये थोड़ा सा दूर हो जाता है इसीलिए हम यूरेशियन की बात नहीं करेंगे। अफ्रीकन, अरेबियन, एनाटोलियन प्लेट पर कौन बना है, टर्की। और बिल्कुल सेंटर में एनाटोलियन प्लेट के बना है, जो कि अपने आप में प्लेट टेक्टोनिक में एक एक्टिव जोन माना जाता है। चलिए समझ लेते हैं। ये है बेटा सीरिया। अब ये वेव्स यहां तक आई थी, है ना, इस तरीके से, इसीलिए सीरिया पे इंपैक्ट हुआ। समझते हैं लोकेशन। देखिए फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है, एक तरीके का फ्रैक्चर होता है जो अर्थ की क्रस्ट में आ जाता है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से आ जाता है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर ट्रांसफर मूवमेंट्स की वजह से जो दरारें पड़ जाती हैं, इन्हें ही हम फॉल्ट्स बोलते हैं। अब देखिए कुछ शब्द यहां पर आपको जानना जरूरी है जिन्हें हम हाइपोसेंटर और एपिसेंटर भी बोलते हैं। ऐसी लोकेशन जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे है, जहां पर अर्थक्वेक सबसे पहली बार आता है, उसे ही हाइपोसेंटर या फिर फोकस जोन बोला जाता है। और जहां पे पहली बार, सबसे पहली बार फोकस जोन के ऊपर का वो क्षेत्र जहां सबसे पहली बार अर्थक्वेक को महसूस किया जाता है, इसे ही एपिसेंटर बोला जाता है। अब टर्की के अर्थक्वेक की बात करें तो ये देखिए शैलो डेप्थ का अर्थक्वेक है। अभी समझेंगे इन सारे शब्दों को। शैलो डेप्थ का अर्थक्वेक है, एक स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक है। ठीक है, साथ ही ये ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट पर आया है, जो कि कंट्री की वर्थ डिजास्टर प्लेट क्रिएट करती है। टर्की की जैसी हमने बात करी कि ये 3 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बना हुआ है, एनाटोलियन, अफ्रीकन एंड अरेबियन प्लेट पर बना हुआ है। पूरा ईस्ट एनाटोलियन प्लेट का पार्ट है जो कि लोकेट कर रहा है यूरोशियन और अफ्रीकन प्लेट पर। अब ध्यान से देखिए कुछ शब्द लिखे, शैलो। देखिए अर्थक्वेक 3 तरीके से आपको देखने मिल जाएगा, डीप फोकस, ठीक है, मीडियम फोकस्ड एंड दी शैलो। शैलो मतलब जो ऊपर ऊपर की तरफ आया है, ध्यान से समझिए। देखिए डीप फोकस अगर अर्थक्वेक है मतलब वो बहुत नीचे से कहीं से आया है, तो जब ये वेव्स ट्रेवल करेंगी तो ग्रेजुअली इनकी जो इंटेंसिटी है ये आपको कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक मीडियम अर्थक्वेक है, मीडियम डेप्थ का, वो ऊपर जाएगा आसानी से, क्रस्ट तक आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन शैलो डेप्थ के तो अर्थक्वेक होते हैं वो 70 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर या उससे ऊपर ही होते हैं। दैट मीन्स इनकी जो वेव्स हैं, जो पी एस वेव्स हैं, जो पी वेव्स और एस वेव्स हैं, वो बहुत आसानी से, मतलब बॉडी वेव सरफेस वेव्स में कन्वर्ट हो सकती है विदाउट ट्रेवलिंग मच, रिजल्टेड इनटू, जहां पर ये सबसे पहली बार टकराएंगे हाइपोसेंटर से, ये बहुत बड़ी बड़ी वेव्स यहां पर जनरेट करेंगे, रिजल्टेड इनटू व्हाट, जो अर्थक्वेक है वो बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर
ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि उन वेव्स को ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ा, उनकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिजल्टेड इनटू व्हाट? इनकी जो एरिया है, कवरेज एरिया है, वो भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर डीप फोकस्ड अर्थक्वेक होते तो इन्हें ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता, रिजल्टेड इनटू जो कवरेज एरिया है वो कम होता। दैट मींस डैमेज भी यहाँ पे कम देखने के लिए मिलता है। बट शैलो फोकस में क्या हुआ? ट्रैवल इन्हें ज्यादा करना पड़ा। दूसरा, ये स्ट्राइक स्लिप। तो 3 प्लेट बॉर्डर्स है, मैंने बोला कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड दी स्ट्राइक स्लिप। कन्वर्जेंट में 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही है, डाइवर्जेंट में एक दूसरे से दूर जा रही है। स्ट्राइक स्लिप में क्या हो रहा है? एक दूसरे के पास से इस तरीके से गुजर रही हैं। रिजल्टेड इनटू व्हाट? आपस में टकरा रही हैं, एक वेव्स जनरेट हो रही है, सेस्मिक वेव्स यहाँ पर जनरेट हो रही है। अब टर्की की लोकेशन देख लीजिए, 3 प्लेट्स हैं। ईस्ट एनाटोलियन प्लेट आपको दिख रही है, एनाटोलियन प्लेट आपको दिख रही है, अफ्रीकन प्लेट दिख रही है, अरेबियन प्लेट, और इसी स्ट्राइक स्लिप, ये 3 प्लेट्स का ज्वाइंट बन रहा है। बेटा ध्यान से समझो, एनाटोलियन, अफ्रीकन और अरेबियन, यहां पर एक स्ट्राइक स्लिप बना हुआ है, और इसी की वजह से एक शैलो फोकस 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहां पर आया। दूसरी तरफ आप देखोगे तो जो अरेबियन प्लेट है वो भी यहां पर क्या कर रही है? वो भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करती है मूवमेंट को। इट इज मूविंग नॉर्थवर्ड इनटू द यूरोप, कॉजिंग द एनाटोलियन प्लेट टू बी पुश्ड वेस्टवर्ड। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग? नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट की अगर हम बात करें, जो लाइन यहां पर हमने देखी थी, ये बहुत ज्यादा प्रोन मानी जाती है। मीटिंग पॉइंट है यूरेशिया का एनाटोलियन प्लेट्यू से। ठीक है, बहुत ज्यादा डेवास्टेटेड। ईस्ट एनाटोलियन की बात कर ले तो ये बॉर्डर बना रहा है बिटवीन द एनाटोलियन प्लेट एंड द नॉर्थवर्ड मूविंग अरेबियन प्लेट। ये है आपकी नॉर्थवर्ड मूविंग अरेबियन प्लेट। ठीक है, जो इसको पुश कर देती है बार बार। क्लियर? मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। क्लियर? चलो आगे अगर हम बात करें तो एजियन सी प्लेट की बात कर लेते हैं, जो कि यहीं पर ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है, और ये सोर्स है सेस्मिक एक्टिविटी का इन दिस पर्टिकुलर एरिया, एजियन सी प्लेट। ठीक है, वो भी आपको यहां पर दिख जाएगी। ये है बेटा एजेंसी, यहां पर हमने पढ़ा हुआ था एजेंसी का एरिया। क्लियर? चलो आगे आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्केल्स है जिस पर मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है? देखिए 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक हम मैग्नीट्यूड करते हैं और दूसरा हम इंटेंसिटी करते हैं। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम रेक्टर स्केल की बात करते हैं, जो कि एक ओपन एंडेड स्केल होता है। ठीक है, चार्ल्स फ्रांसिस रेक्टर ने इसको यहाँ पर बनाया है। एक लॉगरिथमेटिक स्केल है जहां पर नंबर 1 to 10 तक दिए हुए हैं। मतलब अगर 1.5 मैग्नीट्यूड है और अगला अर्थक्वेक 2.5 मैग्नीट्यूड है, दैट मींस यहां पर 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी का ये अर्थक्वेक था। ये एक ओपन एंडेड स्केल है, जो कि एक एक्यूरेट मैग्नीट्यूड क्या थी, जो इंटेंसिटी आई है सेस्मिक वेव्स की, वो क्या है, वो यहां पर बताने का काम करता है। दूसरी तरफ इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है मॉडिफाइड मर्सेली स्केल से। कई बार इसको मॉडिफाइड किया गया, इसीलिए से हम मॉडिफाइड मर्सेली स्केल भी बोल देते हैं, और रॉजी फॉरेल स्केल से। ठीक है, जो शेकिंग है किसी भी स्थान का, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे किस इंटेंसिटी पर कितना नुकसान हुआ है, उसे मेजर किया जाता है। ये स्केल 1 से लेके 12 तक है। क्लियर? ठीक है, अब मैक्सिमम स्केल पर जो ये देखी गई है वो 9 थी। दैट मीन्स एक्सट्रीमली वेरी डिवास्टेटिंग। क्लियर यहाँ पर? सो आई होप ये पूरे सेक्शंस जो हमने पढ़े हैं ये आपको समझ आ चुके हैं। एक बार बहुत स्पीड में इनको देख लेते हैं, गो थ्रू करते हैं सारी चीजों को। ठीक है, हमने साहेल रीजन से पढ़ना शुरू किया था। साहेल रीजन के बाद हम आए थे किसके ऊपर? मोरबी ब्रिज के ऊपर। मोरबी ब्रिज के बाद हमने देखा था पूगा वैली और बाकी जियोथर्मल रीजन्स के बारे में हमने बात करी। हमने बुर्किना फासो वोल्टा रिवर के बारे में यहाँ पर बात करी। इसके बाद ही हमने देखा इकोवॉस के बारे में। इकोवॉस के अलावा हमने डिस्कस किया, देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेट लेक्स के बारे में, जो कि ये 5 लेक्स मिलके ग्रेट लेक्स का पार्ट बनाती हैं। ग्रेट लेक्स के बाद अगर हम बात करते हैं, हमने सार्क के बारे में डिस्कस किया। एस्टेब्लिशमेंट काठमांडू में इसका है, आपको देखने मिल जाएगा, 8 दिसंबर 1985 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। अलॉन्ग विद दैट
हमने बात करी देखिए पर्शियन गल्फ के बारे में, हमने बात करी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बारे में, गल्फ ऑफ ओमान के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन हमने आज की डेट में यहाँ पर डिस्कस किया है विच इज द इंटायर ईरान। देन हमने डिस्कस किया कैस्पियन सी को, हमने डिस्कस किया है ईरान के बारे में, हमने डिस्कस किया है आज की डेट में पूरे के पूरे जो ये क्षेत्र हैं दश्ते लो दश्ते कबीर इनके बारे में बात करी है, और इसी के साथ हमने अपने टॉपिक का एंड किया मेडिटेरियन, ब्लैक सी और बाकी के सीज को समझते हुए। सो आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू वेट, इसके बाद एक और सीरीज आपकी आने वाली है जिसमें बचे हुए सारे के सारे जो प्लेसेस हैं इन न्यूज वो कवर कर दिए जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।